नमस्कार। डीडी न्यूज़ पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की सफल यात्रा के बाद लौटे स्वदेश। कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से बढ़ेगी आगे। राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह का हुआ आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सैनिकों को विशिष्ट सेवा पुरस्कारों से किया सम्मानित। 56 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 12 उत्तम युद्ध सेवा मेडल किए प्रदान। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की गति देने और संस्थागत पूंजी को आकर्षित करने के लिए बड़ा कदम। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को दी मंजूरी। पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगी अस्थायी पाबंदियां खत्म। 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा आदेश। केंद्र सरकार द्वारा ईंधन आपूर्ति की समीक्षा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने जारी किया आदेश। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक को लेकर दिया बयान। कहा, विधेयक के लिए 2 जुलाई को होने वाली अगली कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए लाएंगे मसौदा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए अपनी जगह की पक्की। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर किया क्वालिफाई। ये थी इस समय की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक रही। आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी का अभूतपूर्व स्वागत हुआ, तो दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयां दी गईं। वहीं हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका और वैश्विक दक्षिण की आवाज़ के रूप में भारत की मजबूत होती पहचान को भी दुनिया के सामने रेखांकित किया। जलवायु परिवर्तन से लेकर ब्लू इकोनॉमी, समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, डिजिटल कनेक्टिविटी और विकास साझेदारी तक कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत और सेशल्स के बीच नए अध्याय जुड़े। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के सेशल्स के सफल दौरे के बाद भारत वापस आ गए हैं। सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर वहां के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक आर्मेनी के निमंत्रण पर आधिकारिक यात्रा पर सेशल्स पहुंचे पीएम मोदी ने वहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सेशल्स कितना उत्साहित था, इसकी बानगी दौरे की शुरुआत में ही नजर आई, जब एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को रिसीव करने सेशल्स के राष्ट्रपति खुद पहुंचे। पीएम मोदी के सम्मान में एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, तो सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से भी उनका जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर ही बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार तरीके से स्वागत किया। परंपरा और आतिथ्य की सबसे खूबसूरत तस्वीर उस होटल में भी नजर आई जहां पीएम मोदी ठहरे हुए थे, जहां बड़ी संख्या में भारतीयों ने बड़े उत्साह के साथ प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। ग्लोबल वार्मिंग से लेकर ग्लोबल साउथ के मुद्दों को वैश्विक मंच पर मुखरता से रखने पर पीएम मोदी के नेतृत्व को मान्यता देते हुए सेशल्स ने उन्हें विशेष मानद उपाधि से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री को गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 34वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। सेशल्स यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की संसद नेशनल असेंबली को भी संबोधित किया। ये 20वीं बार था जब पीएम मोदी ने विदेशी संसद को संबोधित किया है। ये भारत के किसी भी कार्यकारी प्रमुख के लिए एक रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार देशों से न्यायपूर्ण जलवायु कार्रवाई करने की अपील की और द्वीपीय देशों के मुद्दों को प्रमुखता से रखा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में भी शिरकत की। प्रधानमंत्री इस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। इस समारोह में भारत की सेना और नौसेना की टुकड़ियों ने भी हिस्सा लिया। वहीं भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस तरकश की टुकड़ी ने भी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस परेड में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति की मौजूदगी में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद भारत सेशल्स के बीच 19 समझौते और घोषणाएं हुई, जिनमें राजनयिक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, डिजिटल पेमेंट सिस्टम और वित्तीय तकनीक के क्षेत्र, स्वास्थ्य, कृषि अनुसंधान, शिक्षा और तकनीक, प्रत्यर्पण, रक्षा और समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष में सहयोग पर सहयोग शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति संयुक्त रूप से भारत की सहायता से स्थापित व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र को सेशल्स की जनता को समर्पित किया। इस मौके पर एक स्मारक लोगों का भी अनावरण किया गया। ये लोगो भारत और सेशल्स के बीच 5 दशकों की दोस्ती, सहयोग और आपसी विश्वास का प्रतीक है। अपने दौरे के पहले ही दिन पीएम मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति के साथ वहां के राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान पहुंचे। पीएम मोदी ने वहां दुर्लभ कोको डे मेर पाम नामक विशेष पेड़ के बीज का बीजारोपण किया। यह बीजारोपण पीएम की पहल एक पेड़ मां के नाम के तहत किया गया। पीएम ने वहां के मशहूर विशालकाय एल्डाब्रा कछुए भी देखे। ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली कछुआ प्रजातियों में से एक है। भारत की ओर से सेशल्स के प्रति सहयोग की प्रतिबद्धता को और आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स को एक तीव्र गति का समुद्री गश्ती पोत प्रदान किया, तो कई एम्बुलेंस समेत अन्य बहुउद्देशीय वाहन और गश्ती नौकाएं सौंपी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन सोमवार को पीएम मोदी ने माहे द्वीप में स्थित अरोल मिहू नवशक्ति विनयगर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। ये सेशल्स का पहला और एकमात्र हिंदू मंदिर है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने विक्टोरिया के पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। सेशल्स यात्रा के तीसरे और अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां रह रहे अलग अलग समूह के प्रवासी भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात और बातचीत की। इस दौरान लोगों ने पीएम मोदी के साथ सेशल्स में भारतीय समुदाय से जुड़े विभिन्न मुद्दों को साझा किया। प्रधानमंत्री की सेशल्स यात्रा न सिर्फ दोनों देशों के आपसी संबंधों के लिए मील का पत्थर साबित हुई, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती भारत की भूमिका और पीएम मोदी की वैश्विक नेता के तौर पर उभरती स्वीकार्यता के लिहाज से भी बेहद खास रही। सेशल्स की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ मित्रता का संदेश नहीं दिया, बल्कि भरोसे, सुरक्षा और साझा विकास के भविष्य की एक मजबूत नींव भी रख दी। और यही वजह है कि भारत सेशल्स संबंधों के इतिहास में ये दौरा एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। कैमरामैन मोहित जोशी के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज़, विक्टोरिया, सेशल्स। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सेशल्स के इस दौरे को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सेशल्स की मेरी ये यात्रा अत्यंत सफल रही है, जिसके परिणाम हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक सशक्त बनाएंगे। 50 वर्षों की हमारी साझेदारी आपसी विश्वास और प्रगति की एक शानदार गाथा रही है। आने वाले 50 वर्षों में हमारा लक्ष्य नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के साथ इस सहयोग को और आगे ले जाना है। सेशल्स के स्वतंत्रता दिवस की 50वीं वर्षगांठ के इन विशेष समारोहों में शामिल होकर मैं गौरवान्वित हूँ। इस भव्य अवसर पर राष्ट्रपति हरमिनी, वहाँ की सरकार और सेशल्स के लोगों द्वारा दिए गए अपार स्नेह के लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और अब अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति भवन में देश के वीर सैनिकों के अदम्य साहस और समर्पण को समर्पित रक्षा अलंकरण समारोह के दूसरे चरण का आयोजन किया गया, जिसमें देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीर सैनिकों को विशिष्ट सेवा पुरस्कारों से सम्मानित किया। इस दौरान 56 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 12 उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 30 परम विशिष्ट सेवा मेडल और 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल वितरित किए गए। रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित समारोह में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और अन्य सुरक्षा बलों के जवानों को उनकी वीरता और विशिष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे।
और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स टू DRDO 2026 जारी किया। नई व्यवस्था के तहत DRDO के विभिन्न स्तरों पर वित्तीय अधिकार बढ़ाए गए हैं, जिससे अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने और उन पर काम शुरू करने में कम समय लगेगा। परीक्षण, मूल्यांकन और ट्रायल अभियानों के लिए अलग से वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। साथ ही उद्योग, स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान संगठनों के साथ साझेदारी को भी बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था से स्वदेशी रक्षा तकनीकों के विकास में तेजी आएगी, आधुनिक सैन्य प्रणालियों को समय पर सशस्त्र बलों तक पहुंचाया जा सकेगा और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के साथ देश की रक्षा तैयारियां और मजबूत होंगी। और अब बात कैबिनेट के बड़े फैसले की। देश में बुनियादी ढांचे के विकास और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष यानी NIIF के नए और आगामी फंडों के लिए 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी है। इसके साथ ही NIIF में भारत सरकार की कुल निवेश प्रतिबद्धता बढ़कर 60,000 करोड़ रुपए हो गई है। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष भारत सरकार समर्थित एक ऐसा निवेश मंच है जो देश में सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बिजली, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास जैसी बड़ी परियोजनाओं में घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करता है। सरकार की हिस्सेदारी 49% है, जबकि बाकी पूंजी देश विदेश के बड़े संस्थागत निवेशकों से जुटाई जाती है। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष ने अब तक आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, टेमासेक, ऑस्ट्रेलियन सुपर, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC समूह और ICICI बैंक जैसे प्रमुख निवेशकों का भरोसा हासिल किया है। इससे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में वैश्विक निवेशकों का विश्वास भी मजबूत हुआ है। सरकार के मुताबिक नए निवेश का उपयोग राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना और नई निवेश योजनाओं के लिए किया जाएगा। इसके तहत परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी विकास और ई-मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश की योजना है। सरकार का मानना है कि इस अतिरिक्त निवेश से निजी पूंजी को और बढ़ावा मिलेगा, आधुनिक बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास होगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और देश की आर्थिक विकास यात्रा को नई गति मिलेगी। यह पहल गतिशक्ति, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और विकसित भारत 2047 जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों को भी मजबूती प्रदान करेगी। और अब बात तेल की कीमतों की। भारत में पेट्रोल और डीजल के बड़े खरीदारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण वैश्विक सप्लाई चेन में जो रुकावटें आई थीं, उसे देखते हुए भारत सरकार ने इसी महीने ईंधन की बिक्री पर कुछ सख्त पाबंदियां लागू की थीं। अब स्थिति का आकलन करने के बाद सरकार ने सोमवार को एक आदेश जारी कर इन प्रतिबंधों को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। सोमवार को सरकार की ओर से जारी आधिकारिक आदेश में साफ किया गया है कि देश में पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर हाल ही में लगाए गए प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। इस सरकारी आदेश के मुताबिक ईंधन की खरीद और बिक्री को लेकर लागू की गई यह रोक 1 जुलाई से पूरी तरह से समाप्त कर दी जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 1 जुलाई पब्लिक सेक्टर की तेल मार्केटिंग कंपनियों के रिटेल आउटलेट्स के जरिए मोटर स्पिरिट यानी MS और हाई स्पीड डीजल यानी HSD की बिक्री और वितरण से जुड़े अस्थायी रेगुलेटरी उपायों को वापस ले लिया है। पश्चिम एशिया संकट के कारण आई रुकावटों के दौरान सरकार ने पेट्रोल और डीजल की रिटेल कीमतों को स्थिर रखकर रिटेल ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी से बचाए रखा। देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई की स्थिति की समीक्षा के बाद सरकार अब इस नतीजे पर पहुंची है कि जनहित में अब इन अस्थायी रेगुलेटरी उपायों की जरूरत नहीं है।
इसीलिए 12 जून 2026 के आदेश को 1 जुलाई 2026 से वापस ले लिया गया है। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल बदलाव को नई गति देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कई महत्वपूर्ण डिजिटल हेल्थ पहलों का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और राष्ट्रीय EHR मानक संसाधन केंद्र की ओर से विकसित इन पहलों का उद्देश्य देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य डेटा के सुरक्षित आदान प्रदान को बढ़ावा देना और डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने छोटे क्लिनिकों के लिए CDAC द्वारा विकसित ई-सुश्रुत क्लिनिक का शुभारंभ किया। यह छोटे क्लिनिकों में स्वास्थ्य प्रणाली के डिजिटलीकरण की कमियों को दूर करेगा। इसके अलावा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस यानी UHI का शुभारंभ किया। डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस यानी UHI और आयुष्मान सारथी को लॉन्च किया गया। आयुष्मान सारथी आयुष्मान भारत PM जय योजना के लाभार्थियों के लिए एक व्हाट्सएप चैटबॉट है। इसके अलावा स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र में दवाओं से संबंधित जानकारी के मानकीकरण के लिए ड्रग रजिस्ट्री का शुभारंभ किया गया और इन सब योजनाओं के साथ ही आरोग्य सेतु 2.0 लॉन्च किया गया। उन्होंने इसे भारत का समग्र डिजिटल हेल्थ ऐप बताते हुए कहा कि अब नागरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और AI आधारित हेल्थ इनसाइट्स जैसी सुविधाएं मिलेंगी, जिससे डिजिटल हेल्थ केयर का अनुभव और अधिक सहज होगा। लॉन्च ऑफ आरोग्य सेतु 2.0, भारत का हेल्थ ऐप which we say so is comprehensive digital health companion, single platform citizen, all health records in one app, all access to the government health facilities, and receive the AI powered health insights also, experience seamless digital healthcare. All this has been brought in this application. और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ साथ डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था को भी लगातार मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि आज लॉन्च किए गए डिजिटल एप्लीकेशन स्वस्थ भारत और डिजिटल रूप से सशक्त भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जो भारत की यात्रा है, जिसमें हम हेल्दियर इंडिया और मोर डिजिटली एम्पावर्ड नेशन इसको मान करके चलते हैं, उसमें ये जो एप्लीकेशंस आज लॉन्च हुई हैं, that is going to play a very important role. In the last 12 years, we have expanded the healthcare, and in the expansion of the healthcare, many new initiatives have taken place in the past 12 years. If I talk about the National Health Authority and PM Jai, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, it has brought a basic fundamental change as far as the healthcare is concerned throughout the length and the breadth of the country. देश के छोटे क्लिनिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अब तेजी से डिजिटल होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने ई-सुश्रुत क्लिनिक नाम का नया हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। यह सिस्टम खास तौर पर छोटे क्लिनिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और निजी क्लिनिकों के लिए तैयार किया गया है। CDAC द्वारा विकसित यह क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म मरीजों का रजिस्ट्रेशन, बिलिंग, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी MIS जैसी सेवाओं को आसान बनाएगा। इसमें स्पीच टू टेक्स्ट, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आभा, स्कैन एंड शेयर और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। अब तक देश भर की 800 से अधिक स्वास्थ्य सेवाएं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुकी हैं। यह सिस्टम बिना किसी जटिल तकनीकी ज्ञान के आसानी से इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस सेवा की शुरुआती कीमत 499 रुपये प्रति माह रखी गई है।
हालांकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की 200 रुपये की सब्सिडी के बाद उपयोगकर्ताओं को केवल 299 रुपये प्रतिमाह ही देना होगा। पहले 3 महीने ये सेवा पूरी तरह मुफ्त रहेगी। सरकार का मानना है कि यह पहल देश में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को नई गति देगी। आपको बता दें कि ई-सुश्रुत सॉफ्टवेयर पहले से 15 से अधिक एम्स और कई सरकारी अस्पतालों में इस्तेमाल हो भी रहा है। और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद यानी CCHFW की 16वीं बैठक के दौरान एनीमिया मुक्त भारत अभियान की संशोधित परिचालन यानी ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी की। 8 वर्षों से संचालित एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम को अधिक व्यापक स्वरूप देते हुए एनीमिया मुक्त भारत अभियान के रूप में आगे बढ़ाया गया है। नई दिशा निर्देशों के तहत कार्यक्रम का दायरा केवल आयरन की गोलियां उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अब जांच, उपचार, संतुलित एवं आयरन युक्त आहार को बढ़ावा देने और जन चेतना के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। सरकार ने एनीमिया प्रबंधन को निवारक देखभाल से उपचार आधारित मॉडल की ओर स्थानांतरित किया है। अभियान की मौजूदा 6x6x6 रणनीति को बढ़ाकर 7x7x7 ढांचा बनाया गया है। इसमें कम जन्म वजन वाले शिशुओं को नया लाभार्थी वर्ग बनाया गया है, जबकि सही आहार को नई प्रमुख पहल के रूप में शामिल किया गया है। साथ ही जांच, उपचार, परामर्श और निगरानी पर आधारित T4 यानी कि टेस्ट, ट्रीट, टॉक एंड ट्रैक रणनीति लागू की गई है, जिससे लाभार्थियों की पहचान, उपचार और निगरानी को और मजबूत किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत जननी, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और यूविन पोर्टल के आंकड़ों को एकीकृत कर एनीमिया मुक्त भारत अभियान पोर्टल विकसित किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य एनीमिया की व्यापकता में कमी लाना, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार करना है। इसके साथ ही शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु अनुपात को और कम करना है। अगली खबर, भारतीय फिल्म उद्योग को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और देश में सिनेमा घरों के विस्तार को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने 2 बड़े फैसले किए हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में भारतीय सिनेमा के समग्र विकास के लिए व्यापक सुधारों का फैसला लिया गया। इसके तहत प्रख्यात गीतकार और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया गया है। यह समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद चुनौतियों और संभावनाओं का अध्ययन करेगा तथा 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। अध्ययन समूह भारतीय फिल्मों को वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वर्चुअल प्रोडक्शन जैसी नई तकनीकों के उपयोग, फिल्म निर्माण के लिए संस्थागत वित्त और नए निवेश विकल्पों तथा उत्पादन और वितरण से जुड़ी वित्तीय चुनौतियों पर सुझाव देगा। साथ ही राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर भारतीय सिनेमा के दीर्घकालिक विकास के लिए एक व्यापक नीति ढांचा भी तैयार करेगा। सरकार का दूसरा बड़ा फैसला देश में सिनेमा अवसंरचना के विस्तार से जुड़ा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियमों के कारण छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में नए सिनेमाघर खोलने में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मॉडल स्टेट सिनेमा रेगुलेशंस तैयार कर सभी राज्यों को भेजे हैं। राज्यों से इन्हें अपनाने का आग्रह किया गया है ताकि सिनेमाघरों के लिए मंजूरी की प्रक्रिया सरल और एक रूप हो सके तथा देश भर में नए सिनेमा हॉल तेजी से स्थापित किए जा सकें। सरकार का मानना है कि इन दोनों पहलों से भारतीय फिल्म उद्योग को नई रफ्तार मिलेगी, आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय सिनेमा की वैश्विक प्रतिस्पर्धा भी मजबूत होगी। अगली खबर, सोमवार को वडोदरा सर्किट हाउस में स्पोर्ट्स ब्रेन स्टॉर्मिंग राउंड टेबल 2026 का आयोजन किया गया। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। भारत के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए विभिन्न स्पोर्ट्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। चर्चा और सुझाव दिए गए। स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स, कोच, खिलाड़ियों
और पॉलिसी मेकर्स ने इस बात पर चर्चा की कि कैसे भारतीय स्पोर्ट्स टैलेंट को ग्रास रूट लेवल से ओलंपिक लेवल तक लाया जाए। खासकर गुजरात में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और युवा खिलाड़ियों के लिए मौक़ों पर विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में वडोदरा VGRC में स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग पर एक सेशन आयोजित किया गया। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के तहत स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग पर आयोजित सत्र में उन्होंने कहा कि छोटा उदयपुर में वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स हब बनाया जाएगा। देश की उभरती हुई स्पोर्ट्स इकोनॉमी में स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग एक मजबूत स्तंभ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आने वाले इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स का फ़ायदा उठाते हुए इस सेक्टर के लिए खास पॉलिसी सपोर्ट देने पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। 100 इंडस्ट्रियल पार्क सारे देश में बनाना है। तो जब गुजरात में छोटा उदयपुर में स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक स्पेशल पार्क बन रहा है, फैसिलिटी क्रिएट हो रही है, इकोसिस्टम बन रही है, ये पॉलिसी के अनुरूप स्कीम बनानी है। जो छोटा उदयपुर में जिस टाइप का पोटेंशियल में देख रहा हूँ, जिस टाइप का मैंने अपर्णा जी का प्रेजेंटेशन देखा, ये फैसिलिटी यहाँ बन रही है, तो मैं मानता हूँ कि मुझे मेरी स्कीम का इंप्लीमेंटेशन करने के लिए छोटा उदयपुर बेस्ट डेस्टिनेशन होगा। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां EV पॉलिसी 2026 को लॉन्च कर दिया गया है, जो 1 जुलाई से शुरू होगी। इसके तहत दिल्ली को EV कैपिटल बनाने की पहल की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि यह नीति दिल्ली की वर्षों पुरानी प्रदूषण और परिवहन संबंधी चुनौतियों के समाधान की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि उपराज्यपाल की संस्तुति के बाद यह नीति 1 जुलाई से लागू होगी और 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई EV पॉलिसी से आम लोगों को करीब 15,000 करोड़ रुपए का लाभ मिलने का अनुमान है। सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी और प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की है, ताकि अधिक से अधिक लोग इलेक्ट्रिक वाहन अपनाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 पहिया, 4 पहिया, तिपहिया, ट्रक और ग्रामीण परिवहन वाहनों को भी इस नीति के दायरे में शामिल किया गया है। नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के लिए 30,000 से 50,000 रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने पर 1 लाख रुपये और ग्रामीण सेवा वाहनों के लिए 20,000 रुपये का स्क्रैपिंग इंसेंटिव मिलेगा। सरकार ने चरणबद्ध तरीके से पारंपरिक ईंधन वाले वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगाने का भी फैसला किया है। इसके अलावा सभी इलेक्ट्रिक 2 पहिया, तिपहिया, व्यावसायिक वाहन और 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 100% की छूट मिलेगी। वहीं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों को 50% छूट दी जाएगी, जबकि 30 लाख रुपए से अधिक कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों को कोई टैक्स या रजिस्ट्रेशन शुल्क की छूट नहीं मिलेगी। ये EV पॉलिसी बहुत शानदार तरीके से दिल्ली राज्य को अपनी पॉल्यूशन की समस्या को कम करने में भी मदद करेगी और दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त करेगी। दिल्ली स्मार्ट सिटी के रूप में इसमें परिवर्तित हो पाएगी और साथ ही स्टेक होल्डर्स के साथ बारंबार मीटिंग्स करी। हर स्टेक होल्डर का जो कहना था, जो उसके सुझाव थे, इसमें इनबिल्ट किए गए और हर लेवल पे चर्चा करने के बाद इस ड्राफ्ट को हम तैयार कर पाए हैं और जिसे आज हमने कैबिनेट में अप्रूव किया। कैबिनेट की अप्रूवल के बाद ये माननीय LG महोदय को आज भेजी जाएगी और 1 जुलाई से ये लागू होने के बाद हर व्यक्ति दिल्ली का जो है वो दिल्ली में ही खरीदी गई गाड़ी के ऊपर इसका लाभ ले पाए। आगे की खबरों में राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल बंटवारे को लेकर करीब 3 दशक से चला रहा गतिरोध समाप्त हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में दोनों राज्यों ने यमुना जल परियोजना से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। समझौते के तहत 1994 के यमुना जल बंटवारा समझौते को लागू करने पर सहमति बनी है, जिसके अनुसार राजस्थान को 1917 क्यूसेक यमुना जल मिलेगा। यह समझौता
1994 में राजस्थान को आवंटित यमुना जल के प्रभावी उपयोग का रास्ता प्रशस्त करेगा। इसके तहत हर वर्ष जुलाई से अक्टूबर के बीच पश्चिमी यमुना नहर से लगभग 580 MCM पानी 3 विशाल भूमिगत पाइपलाइनों के जरिए राजस्थान पहुंचाया जाएगा। परियोजना से राजस्थान के सीकर, चुरू और झुंझुनू के साथ साथ हरियाणा के भिवानी और फतेहाबाद क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध होगा। साथ ही बरसात के अतिरिक्त पानी का संग्रह कर भूजल स्तर को भी रिचार्ज किया जाएगा। समझौते में लागत, जल आवंटन, संचालन, रखरखाव, निगरानी और विवाद निपटान की विस्तृत व्यवस्था भी तय की गई है। और समझौते को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारी संघवाद का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकारी संघवाद के मंत्र पर आगे बढ़ते हुए हरियाणा, राजस्थान और जल शक्ति मंत्रालय ने करीब 3 दशक पुरानी समस्या का समाधान निकाला है। अमित शाह ने कहा कि समझौते में वित्तीय जिम्मेदारी, लागत साझाकरण, जल आवंटन, पानी छोड़ने की प्रक्रिया, संचालन और रखरखाव जैसे सभी पहलुओं को विस्तार से शामिल किया गया। उनका कहना था कि यह व्यापक व्यवस्था भविष्य में भी परियोजना के सुचारू संचालन और विवाद मुक्त क्रियान्वयन का आधार बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस सहयोगी संघवाद की, सहकारी संघवाद की बात करी है, इस पर अगर राज्य सोच को आगे बढ़ाए तो इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि 3 दशक पुरानी समस्या भी किस सरलता से सुलझ सकती है। ये समझौते में वित्तीय जिम्मेदारी, लागत साझीकरण, जल आवंटन और जल छोड़ने की प्रोटोकॉल और मेंटेनेंस, इसकी सभी बारीकी से चिंता की गई है। मोदी जी ने जो संदेश दिया है सहकारी संघवाद का, वो संदेश को सच अर्थ में हरियाणा, राजस्थान और जल शक्ति मंत्रालय ने चरितार्थ करने का प्रयास किया है। और इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दोनों राज्यों के बीच इस विषय पर पहले भी कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जुलाई से अक्टूबर के दौरान उपलब्ध बरसाती पानी को पाइपलाइन के माध्यम से राजस्थान पहुंचाने की योजना पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इसे दोनों राज्यों के हित में जल प्रबंधन को मजबूत करने वाला कदम बताया। जो यमुना जल परियोजना हरियाणा और राजस्थान के बीच जो ये समझौता आज आपकी अध्यक्षता में मान्य हो रहा है, इसको लेकर के पहले भी लगातार बैठकें वो जारी रही है और उसमें जो राजस्थान ने चाहा है कि जुलाई से अक्टूबर तक जो वर्षा का पानी है उस पानी को पाइपलाइन से राजस्थान पेयजल के लिए उपयोग किया जाएगा। आज इसको लेकर के आपकी अध्यक्षता में इसको आगे बढ़ाने का आज MOU साइन हो रहा है। और यमुना जल समझौते को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने दोनों राज्यों के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता केवल जल बंटवारे तक सीमित नहीं है, बल्कि हरियाणा और राजस्थान के करोड़ों लोगों तथा आने वाली पीढ़ियों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने इसका श्रेय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को देते हुए कहा कि वर्षों से लंबित इस योजना को अब नई गति मिली है। आज का ये दिन दोनों प्रदेशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ये दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये समझौता दोनों प्रदेशों के करोड़ों लोगों एवं आने वाली पीढ़ियों की आशाओं और आकांक्षाओं का पूरा होने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी नेतृत्व, उनकी संवेदनशीलता और सोच, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र के कारण आज दशकों से लंबित यमुना जल जुड़ा एक ऐतिहासिक लेने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। आगे की खबरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिवसीय पूर्वोत्तर दौरे पर जाएंगे।
शिवराज चौहान 30 जून को दिल्ली से रवाना होकर इसी दिन असम की राजधानी गुवाहाटी में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे और फिर 1 जुलाई को अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर जमीन पर हालात का सीधा जायजा लेंगे। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार बाढ़ से प्रभावित इलाकों पर खुद नजर रख रही है और राहत और पुनर्वास को तेज करने के लिए फील्ड पर उतरकर फैसले लेना चाहती है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को तुरंत ग्राउंड रिव्यू के लिए भेजने का फैसला किया है। और अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां राज्य सरकार ने सोमवार को राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने का संकेत दिया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि 2 जुलाई को होने वाली कैबिनेट बैठक में यूसीसी विधेयक का मसौदा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में गुजरात, असम और उत्तराखंड के मॉडल के आधार पर यूसीसी लागू की जाएगी और सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा। धर्म के आधार पर अलग अलग कानून नहीं चलेंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित कानून के दायरे से आदिवासी, कुर्मी और अन्य प्राचीन जनजातियों को बाहर रखा जाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। समिति में विधि विशेषज्ञ, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी और अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं। समिति 9 प्रमुख विषयों पर 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके बाद अगस्त में उसके सिफारिशों के आधार पर यूसीसी विधेयक लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विपक्ष से भी सुझाव देने की अपील की है। आगामी 2 तारीखे कैबिनेटे এই বিলের খসড়া অনুমোদনের জন্য আনতে চলেছি। আমরা এই বিলে সোর্স বেস এন্ড রিডিং অ্যাপ্রোচ গুজরাট ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিল 2026, দ্য ইউনিফর্ম সিভিল কোড আসাম 2026, দ্য ইউনিফর্ম সিভিল কোড অব উত্তরাখণ্ড 2024 একে বেস করে আমরা ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিল আনতে চলেছি, যেখানে এই রাজ্যে একটা আইন চলবে, ধর্মের ভিত্তিতে দুটো বিল চলবে না। और पश्चिम बंगाल सरकार ने पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ बिल 2026 का भी मसौदा जारी कर दिया। बिल का उद्देश्य राज्य में सार्वजनिक सुरक्षा, शांति व्यवस्था बनाए रखना और असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण करना है। बिल में गुंडा की नई कानूनी परिभाषा दी गई है। संगठित अपराध, हिंसा, जबरन कब्जा, रंगदारी, अवैध खनन, नशीले पदार्थ, हथियार और विस्फोटक से जुड़े अपराधियों को इसके दायरे में लाया गया है। राज्य सरकार को ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ निवारक हिरासत का अधिकार मिलेगा। एसपी रैंक से ऊपर के पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर हिरासत का आदेश जारी किया जा सकेगा। विशेष परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त को भी हिरासत का आदेश देने का अधिकार दिया जा सकेगा। यदि आरोपी फरार हो जाता है तो उसके खिलाफ राजपत्र में नोटिफिकेशन, उद्घोषणा और संपत्ति कुर्क करने जैसी कार्रवाई की जा सकेगी। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 5 दिनों के भीतर हिरासत के कारण और संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने का प्रावधान है। बिल के तहत हाईकोर्ट के वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एडवाइजरी बोर्ड गठित होगा। राज्य सरकार को हिरासत के 3 सप्ताह के भीतर मामला एडवाइजरी बोर्ड को भेजना होगा। बिल के तहत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखने का प्रावधान है। बिल पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह विधेयक राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता को देखते हुए लाया गया है। उन्होंने कहा कि सदन की दर्शक दीर्घा में मौजूद हरगोविंद दास की पत्नी इस बात का उदाहरण है कि ऐसे कानून की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि धुलियान, शमशेरगंज और मोथाबाड़ी की घटनाएं इस विधेयक को लाने की प्रमुख वजह बनी। 12 अप्रैल 2025 को वक्फ विरोधी आंदोलन के दौरान हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास की पीट कर
और धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई थी। कोलकाता पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं कुणाल घोष, डोला सेन और अधिवक्ता वैश्वानर चट्टोपाध्याय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार 28 जून को बेंटिंग स्ट्रीट पर हुई एक सभा के सिलसिले में हरे स्ट्रीट थाने ने यह मामला दर्ज किया। आरोप है कि इस दौरान वाहनों की आवाजाही बाधित हुई और आम लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा। यह घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस की वार्षिक 21 जुलाई शहीद दिवस रैली की तैयारियों के बीच सामने आया है। कालीघाट टीएमसी ने कार्यक्रम की अनुमति के लिए पहले ही कोलकाता पुलिस को आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। इसके बावजूद कुणाल घोष और पार्टी के अन्य नेता रविवार को प्रस्तावित सभा स्थल का निरीक्षण करने और उसका मुआयना करने पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को राज्य विधानसभा में कुणाल घोष और अन्य नेताओं की आलोचना की। তাহলে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করে দিয়ে কলকাতার রাস্তায় ভিক্টোরিয়ার সামনে ফিতা নিয়ে চলে যাবেন? কি মামার বাড়ি নাকি? ফিতা নিয়ে যাবেন মাপতে? কে অধিকার দিয়েছে আপনাকে? কে অধিকার দিয়েছে? পারমিশন প্রেয়ার করবেন, কোথায় দেব বলে দেব, কোথায় দেব বলে দেব। আরে আপনাদের লোক প্রচুর, প্রচুর লোক, লক্ষ লক্ষ লোক, 30 লাখ লোক হয়। 11 সালে তো ব্রিগেডে গেছিলেন, এবারেও চলুন না ব্রিগেডে যাই। দম আছে? দম আছে? দম থাকলে লড়ুন, কোনো অসুবিধা নেই। और अब खबर पंजाब से, जहां बेअदबी कानून को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। श्री अकाल तख्त साहिब ने राज्य सरकार को 1 महीने के भीतर बेअदबी कानून में आवश्यक संशोधन करने का सख्त निर्देश दिया है। अकाल तख्त साहिब ने कहा है कि जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन कानून में जिन प्रावधानों पर पंथक संस्थाओं ने आपत्ति जताई है, उन्हें तुरंत दूर किया जाए और कानून को सिख पंथ की भावनाओं के अनुरूप संशोधित किया जाए। इस मामले में आज आम आदमी पार्टी सरकार के सिख मंत्री और विधायक अकाल तख्त के सामने पेश हुए, जबकि गैर सिख मंत्रियों और विधायकों ने लिखित स्पष्टीकरण सौंपा। जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज ने स्पष्ट कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब की मर्यादा से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि अकाल तख्त की आपत्तियों पर सरकार विचार कर उचित निर्णय लेगी। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और चोरी के मामलों में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों की मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेशी हुई। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा की अदालत में हुई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने सभी 8 अभियुक्तों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। अब आरोपियों को आगामी 13 जुलाई को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। इससे पहले सभी आरोपी 3 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजे गए थे। अदालत के आदेश के बाद आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाकर उन्हें जेल में ही रखा गया है। मामले में पुलिस और जांच एजेंसियां चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं और चोरी के आरोपों की जांच कर रही हैं। अगली सुनवाई में मामले की जांच की प्रगति और अन्य कानूनी प्रक्रिया पर चर्चा होगी। चंदा चोरी प्रकरण में सभी 8 आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी रिमांड में देने के लिए 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी रिमांड बढ़ाने की याचना की थी मामले के विवेचक सीओ अयोध्या आशुतोष त्रिपाठी ने। स्पेशल जज एंटी करप्शन एक्ट रजत वर्मा जी ने उनसे जो है जुडिशियल कस्टडी रिमांड देने का आधार पूछा, जिस पर उन्होंने कहा कि हमको विवेचना
और करनी है। अभी सारे साक्ष्य कलेक्ट करने हैं। इस पर कोर्ट ने सबको 14 दिन की सबकी जो है 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर कर ली। 13 जुलाई अगली पेशी पड़ी है। और अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं और हेराफेरी के आरोपों को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता ने दान राशि की कथित गड़बड़ी की जांच के लिए सीबीआई जांच और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की पीठ ने तुरंत सुनवाई से इनकार किया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो जल्द सुनवाई के लिए रजिस्ट्री में पत्र जमा करे। याचिकाकर्ता ने आशंका जताई थी कि सुनवाई में देरी होने से इलेक्ट्रॉनिक सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है, तो कोर्ट ने कहा कि जल्द सुनवाई के अनुरोध पर विचार किया जाएगा। मामले की सुनवाई जुलाई में होने की संभावना है। उधर शबरीमला गोल्ड स्कैम मामले में जांच कर रही एसआईटी ने केरल हाईकोर्ट को सौंपी अपनी ताज़ा रिपोर्ट में दावा किया है कि पूर्व त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड अध्यक्ष पीएस प्रशांत समेत कई अधिकारियों और बोर्ड सदस्यों के खिलाफ अहम सबूत मिले हैं। रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों को इस बात की जानकारी थी कि वर्ष 2019 में गोल्ड क्लैडिंग हटाने के बाद बचा हुआ सोना मुख्य आरोपी उन्नी कृष्णन पोट्टी के पास ही था। एसआईटी ने पूर्व एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुरारी बाबू, उन्नी कृष्णन पोट्टी, स्मार्ट क्रिएशंस के मालिक पंकज भंडारी, बोर्ड सदस्य ए अजी कुमार, मुख्य पुजारी कंदरारू राजीवारू और तिरुवाभरणम कमिश्नर रेजीलाल की भूमिका से जुड़े पर्याप्त साक्ष्य मिलने की बात कही है। क्राइम ब्रांच का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी और आपराधिक साजिश जैसे अपराध बनते हैं। वहीं 2 वैज्ञानिक संस्थानों से जांच रिपोर्ट का इंतजार होने के कारण एसआईटी ने जांच पूरी करने के लिए हाईकोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा है। खबर मुंबई से, जहां मुंबई पुलिस की सतर्कता के कारण मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक संभावित बड़े हादसे को टाल दिया गया। पुलिस के मुताबिक एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर उसके पास से हजारों जहरीले कैप्सूल बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया संदिग्ध 41 वर्षीय फैयाज प्रेमजी पुणे के विमान नगर का रहने वाला है और बीई की पढ़ाई कर चुका है। पुलिस ने उसके पास से करीब 14,900 संदिग्ध जहरीले कैप्सूल बरामद किए। पुलिस का कहना है कि इन कैप्सूलों में जिंक फॉस्फाइड जैसा अत्यंत जहरीला पदार्थ मिलाया गया था। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने 50 किलोग्राम जिंक फॉस्फाइड और 30,000 कैप्सूल मंगवाए थे। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि उसका मकसद क्या था और क्या इस कथित साजिश में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था। हालांकि अब तक किसी भी आतंकी संगठन से उसके संबंध की पुष्टि नहीं हुई है और इस पहलू की जांच अभी भी जारी है। भूकंप की भीषण त्रासदी से जूझ रहे वेनेजुएला में भारत एक बार फिर मानवता का सबसे बड़ा प्रहरी बनकर सामने आया है। ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भारतीय सेना की मेडिकल टास्क फोर्स ने वहां एक अत्याधुनिक फील्ड हॉस्पिटल स्थापित किया है, जो संकट की इस घड़ी में प्रभावित लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण बन गया है। 20 बेड की क्षमता वाला यह अस्पताल ज़रूरत पड़ने पर 50 बेड तक भी विस्तारित किया जा सकता है। अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों, सर्जनों, एनेस्थेटिस्ट, दंत चिकित्सकों और ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञों की पूरी टीम तैनात है। इतना ही नहीं, एक्सरे और लैब जांच जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं भी मौके पर उपलब्ध हैं, ताकि हर मरीज को तत्काल और समग्र चिकित्सा सहायता मिल सके। अस्पताल ने काम शुरू करते ही 42 मरीजों का सफल इलाज किया है, जबकि एक गंभीर मरीज को भर्ती कर जीवन रक्षक उपचार दिया जा रहा है। यह मिशन केवल चिकित्सा सहायता नहीं, बल्कि भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना और वैश्विक मानवीय प्रतिबद्धता का भी सशक्त उदाहरण है। और अब खबर खेल के मैदान से। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है।
भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। अब इन